हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही थी सुपर टेट जूनियर एडर एग्ज़ाम साइंस के लिए, जिसमें हमने दोस्तों 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैसे कि मापन, विद्युत धारा और वायु। आज दोस्तों हम कवर करेंगे सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में ये पूरा जो है SCERT से लिया गया है मैटर। सबसे पहले है एंटबीमा हिस्टोलिटिका, मनुष्य की आंत में परजीवी की तरह, यानी कि ये मनुष्य की आंत में रहता है एक पैरासाइट की तरह, परजीवी की तरह। अब दोस्तों इससे क्या होता है, इससे पेचिश रोग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है जैसे नींबू में जेंथोमोनास साइट्री पाया जाता है, जेंथोमोनास साइट्री बोलते हैं। इससे ये दोस्तों गलत हो गया, कैंसर नहीं, ये कैंकर है। क्या है? कैंकर। कैंकर रोग हो जाता है। उसके बाद देखते हैं वर्गीकरण। जो सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण है, नंबर 1 जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। तो आइए देखते हैं। अगर हम जीवाणु की बात करें तो जीवाणु क्या है, ये एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। इनकी संख्या नमी युक्त स्थानों पर अधिक होती है। ये गोलाकार, दंडाकार, सर्पाकृत होते हैं। इनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु कशाभिका द्वारा गति करता है। ये कशाभिका लिखा है दोस्तों, कशाभिका है ये। इसका मतलब है कि धागेनुमा संरचना होती है, उससे गति करते हैं। अब देखिए, जीवाणु का जो बाहरी आवरण होता है वो कठोर होता है, इसे कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल। उसके बाद देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। कह रहा है पहले इसे शैवाल के समूह में रखा जाता था, नील हरित शैवाल। अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इनका रंग कैसा होता है। इनका रंग जो है वो नीला होता है। इनका रंग नीला होता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब ये स्वयपोषी होते हैं, क्योंकि देखिए ये अपना भोजन खुद बना रहे हैं, इसलिए इन्हें स्वयपोषी कहते हैं। इनमें श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है, ठीक है। एक पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, उसका आवरण पाया जाता है। अनेक साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों ये हेटेरोसिस्ट हो गया, लेकिन ये हेटेरोसिस्ट है। अब देखिए, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आगे देखते हैं। अब कह रहा है स्पाइरोलीना नामक साइनोबैक्टीरिया को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये आपसे पूछ सकता है। उसका देखते हैं विषाणु। ये सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं ये कैसे होते हैं। पूर्ण परजीवी होते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं। प्रजनन के लिए सदैव इन्हें किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। अब इनसे होने वाले जो रोग हैं वो कौन से हैं? जैसे चेचक है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, डेंगू है, चिकनगुनिया, ठीक है। तो ये दोस्तों रोग कैसे हैं? ये सब किससे होने वाले हैं? विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो ये आपसे पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है। देखिए, विषाणु की खोज, ये दोस्तों थोड़ा सा गलत लिख गया है यहाँ पे, उसको सही कर लेंगे। विषाणु की खोज दामित्री इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये शास्त्री हो गया दोस्तों, यहाँ पर रूसी वैज्ञानिक ने की थी 1882 में। विषाणु सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है। अब प्रोटोजोआ देखते हैं। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीवों का समूह है। संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं, मतलब इसके जो संघ के जीव हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। ये स्वतंत्र और परजीवी रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें चलन कैसे होता है? जैसे कि अमीबा है, ठीक है। प्रोटोजोआ में अमीबा आता है, तो ये चलता है कूटपात के द्वारा। ये चलता है कूटपात के द्वारा। और पैरामीशियम की बात करें तो ये चलता है सीलिया के द्वारा। कैसे? सीलिया के द्वारा। उसको याद रखेंगे। अब देखिए रोग, जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, मैंने आपको बताया पेचिश रोग होता है इससे। प्लाज्मोडियम, ये भी क्या है? प्रोटोजोआ है। इससे क्या होता है? मलेरिया रोग होता है, ठीक है। वाहक कौन होता है? मच्छर होता है। उसके बाद देखते हैं आगे कवक। कवक एक प्रकार की फफूंद है
छत्तेनुमा संरचना जैसे कुकुरमुत्ता, धागेनुमा संरचना कवक तंतु कोशिकीय व बहुकोशिकीय होते हैं। मतलब संरचना कैसी होती है, धागेनुमा होती है, ठीक है, और कवक तंतु पाया जाता है इसमें, और कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। ये कवक की कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है मशरूम को खाने में यूज करते हैं। जैसे आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है पेनिसिलिन, ये दोस्तों पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलियम हो गया। एक्चुअली पेनिसिलिन को पेनिसिलियम एंटीबायोटिक से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यानी कि पेनिसिलियम को पेनिसिलिन, जैसे पेनिसिलियम होता है दोस्तों, ये पेनिसिलियम होता है, और पेनिसिलियम से हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया मशरूम, और पेनिसिलियम से बनाते हैं पेनिसिलिन, ठीक है। और पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब देखिए गेहूं में रोग पक्सीनिया नामक कवक से होता है। मनुष्य में रोग जैसे दाद, गंजापन, सिर में गंजापन, ये सब होता है। अब देखते हैं दोस्तों सहवाग जैसे काई, ठीक है, जल में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनाज, डायटम्स, ये सब एक कोशिकीय हैं। परंतु अधिकतम शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। इनका शरीर सुकाय, ये सुकाब हो गया दोस्तों, सुकाय होगा। सुकाय का मतलब होता है थैलस, सुकाय का मतलब थैलस होता है। इसका मतलब ये होता है, अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लीजिएगा सुकाय का मतलब क्या होता है। अब देखिए शैवाल में केंद्रक पाया जाता है। क्लोरेलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है। क्लोरेला से क्या बनाई जाती है, क्लोरेनिक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद है सिफेलियोरोज। इसके बाद है दोस्तों सिफेलियोरोज बाइरिसेंस नामक हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। नदियों में पाए जाने वाले शैवाल कौन से हैं, डायटम्स का उपयोग दोस्तों टूथपेस्ट में किया जाता है। ये गलत हो गया है, टूथपेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। तापरोधी ईंट तथा बर्निश एवं पेंट बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो नदियों में पाए जाने वाले डायटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, ठीक है, और तापरोधी ईंट तथा बर्निंग एवं पेंट बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं उपयोगी सूक्ष्मजीव एवं उनके प्रभाव। जैसे कि दूध से दही बनता है, किसके द्वारा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। पनीर, सिरका, ब्रेड, खमीर आदि बनाने में ईस्ट नामक फफूंद का योगदान है। उसके बाद अब देखिए प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं। दवाएं कौन सी हैं, जैसे पेनिसिलिन फफूंद से मिलती है हमें, ठीक है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ से मिलती है, जीवाणु से मिलती है। क्लोराइन कहाँ से मिलती है, शैवाल से मिलती है, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। और फफूंद मतलब दोस्तों कवक। अब देखिए इसके बाद है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है, जिससे भूमि की उर्वरकता यानी कि फर्टिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा कुछ जीवाणु जैसे एजोबैक्टर स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते रहते हैं। इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टाक, ठीक है, नॉस्टाक, एनाबीना इसमें लिखा नहीं है दोस्तों, तो आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। नॉस्टाक, एनाबीना, साइटोनीमा, ऑसिलेटोरिया का उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए और क्या होता है, सूक्ष्मजीव द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं भोजन के रूप में, उद्योग धंधों में, आनुवांशिक यंत्रणीय में, जैसे इशेकिया, कोलाई, ईस्ट, इन सब का यूज होता है। इसके बाद देखिए हानिकारक सूक्ष्मजीव के प्रभाव, जैसे जीवाणु द्वारा मनुष्य में तपेदिक रोग, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड होता है, ठीक है। तो हानिकारक सूक्ष्मजीव कैसे होगा, जीवाणु द्वारा मनुष्य में तपेदिक, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड होता है। दाद ट्राइकोफाइटोन तथा माइक्रोस्पोरस कवक से, ठीक है।
दांत किससे होता है? ट्राइकोफाइटॉन तथा माइक्रोस्पोरस कवक से। भेड़ में जैसे एंथ्रेक्स होता है, इसे बेसिलस एंथ्रेसिस से होता है ये, ठीक है, ये एंथ्रेसिस है, ये जा बन गया है दोस्तों, सही कर लेंगे। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। आगे देख लेते हैं। कह रहा है दोस्तों पौधों में अनेक रोग जैसे नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास नामक जीवाणु द्वारा तथा आलू की पछेता, ये दोस्तों आलू की पछेता अंगमारी नामक रोग फाइटोफथोरा इन्फेस्टेस नामक कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फाइटोफथोरा इन्फेस्टेस नामक कवक द्वारा होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों गेहूं का काला स्तंभ किट, ये पक्सीनिया कवक द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले सूक्ष्मजीव जैसे राइजोपोरस, म्यूकर, ठीक है, रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा आदि को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो राइजोपोरस और जो म्यूकर हैं, ये दोस्तों क्या करते हैं? रोटी, ब्रेड और अचार, मुरब्बा आदि को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनस नामक जीवाणु खाद्य पदार्थ को विषैला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विषैला कर देते हैं। देखिए जीवाणु होता है, इसे बोलते हैं थायोबैसिलस डिनास्टीफेकेंस। थायोबैसिलस डिनास्टीफेकेंस नाइट्रेट को नाइट्रोजन तथा अमोनिया में बदल देता है, जिससे भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद पॉलीपोरस कवक लकड़ी के कटे हुए भाग पर उगकर उसके सड़ा देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रभाव एवं बचाव, जैसे भोजन को रेफ्रिजरेटर यानी कि स्टेरिलाइजेशन द्वारा सुरक्षित रखकर, जैसे फ्रिज में खाद्य पदार्थ को सामान्य ताप 5 से 10 डिग्री पर रखते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव की उपापचयी क्रियाएं तथा वृद्धि को नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद देखिए लुईस पास्चर ने दूध के किण्वन को रोकने के लिए पास्चराइजेशन विधि का पता लगाया। इस विधि में दूध का स्टेरिलाइजेशन करते हैं। लो टेम्परेचर होल्डिंग LTH विधि में दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट या 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। उसके बाद है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम विधि में दूध को 161 डिग्री फ़ारेनहाइट या 71.7 डिग्री सेल्सियस पर लगभग, ये दोस्तों 15 सेकेंड है, 165 आ गया, 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं, ठीक है, 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। इस विधि में सभी हानिकारक या रोग कारक जीवाणु व बीजाणु मृत हो जाते हैं। ये दोस्तों इस विधि लिखा है, इस विधि में सभी हानिकारक या रोग कारक जीवाणु विषाणु नष्ट हो जाते हैं। जैम, जेली, शरबत जिन बर्तनों में सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है, उसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये दोस्तों थोड़ा गलत हो गया है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट और सोडियम बेंजोइट की निश्चित मात्रा मिलाई जाती है, इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, इसको ज़रूर आप याद करिए, एग्ज़ाम में आने की संभावना है। देखिए ये जो क्षय रोग है, क्षय रोग ये जीवाणु से होता है और इसका संचरण का तरीका है वायु। खसरा विषाणु से होता है, वायु, इसका संचरण का तरीका है। चिकन पॉक्स विषाणु से, वायु या सीधे संपर्क से। पोलियो विषाणु से, वायु या जल से। अब देखिए इसके बचाव क्या है? इसके बचाव में कि जो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। उसके बाद देखिए हैजा और टाइफाइड, हैजा जीवाणु से, टाइफाइड भी जीवाणु से। अब ये संचरण का तरीका क्या है? जल, भोजन। इसमें बचाव क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, पके भोजन, उबला जल, टीकाकरण। उसके बाद देखिए मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और वाहक होता है इसका मच्छर। डेंगू विषाणु से, वाहक होता है मच्छर। चिकनगुनिया विषाणु से, वाहक होता है मच्छर। इसमें दोस्तों क्या कर सकते हैं? मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न होने दें। तो देखिए जापानिक मस्तिष्क ज्वर विषाणु से होता है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी, स्पायरोकीट्स के द्वारा होता है।
ये धान के खेतों में, अब जिसका बचाव क्या है, धान के खेतों में नमी की कली का प्रयोग, ठीक है, धान के खेतों में, सॉरी ये दोस्तों मिस्टेक हो गई है, नीम की कली का प्रयोग करते हैं, नीम की कली का प्रयोग किया जाता है। अब पीने के लिए क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करना चाहिए। अब देख लेते हैं दोस्तों, जैसे डेंगू विषाणु रोग है तो आपसे पूछेगा कि डेंगू जो है वो किस तरह का रोग है, विषाणु, इसका वाहक होता है एडीज एजिप्टी, ये एजिप्टी है दोस्तों, ता हो गया ये, टाइगर मच्छर कहते हैं, ये दिन में काटता है। इसके सिम्टम्स तीव्र ज्वर, मतलब तेजी से बुखार आना, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, शरीर पर चकत्ते आते हैं, कभी कभी तीव्र ज्वर के साथ साथ नाक कान मुख से, ठीक है, तीव्र ज्वर के साथ कान या मुख से रक्त स्राव होता है, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, रक्त हुआ ये। चिकनगुनिया, ये भी विषाणु से होता है, इसका वाहक भी कौन होता है, एजिड एजिप्टी, टाइगर मच्छर के काटने से। इसके सिम्टम्स भी सेम है, तीव्र बुखार, जोड़ में दर्द, जोड़ों में सूजन। उसके बाद दोस्तों मलेरिया है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होने वाला, इसका वाहक एनाफिलीज मच्छर यानी कि मादा एनाफिलीज होता है। और देख लेते हैं, जब मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटती है तो रोगी व्यक्ति, आगे देखते हैं, तो रोगी व्यक्ति के रक्त के साथ प्लाज्मोडियम को स्वच्छ मनुष्य में पहुंचा देती है। इसके सिम्टम में जाड़े के साथ बुखार आना। अब दोस्तों कुछ रोग हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे गेहूं की गेरऊ कवक द्वारा, गेहूं का कंडुआ रोग कवक द्वारा, नींबू का कैंकर रोग जीवाणु द्वारा, आलू में बलय बिलगन रिंग रॉट ऑफ पोटैटो जीवाणु द्वारा, तंबाकू का मोजक रोग विषाणु द्वारा, लीफ कर्ल ऑफ कुकरबिट लौकी में विषाणु द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब देखिए टीकाकरण के बारे में भी इस बुक में दे रखा है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे जन्म के समय BCG, OPV, हेम बी जन्म के समय, 6 सप्ताह में OPV1 प्लस पेंटावेलेट 1, 10 सप्ताह में OPV2 पेंटावेलेट 2, 14 सप्ताह में OPV3 पेंटावेलेट 3 प्लस IPV, 9 माह में मीजल्स खसरा की पहली खुराक, विटामिन A की पहली खुराक, JE यानी कि जापानी इंसेफ्लाइटिस की पहली खुराक, 16 से 24 महीने में DBT बूस्टर, OPV बूस्टर, मीजल्स की दूसरी खुराक, 5 से 6 वर्ष में DPT बूस्टर 2, 10 वर्ष में TT और 16 वर्ष में TT। तो दोस्तों ये इतना हमारा जो SCERT है उसमें दिया हुआ है, तो ये मैंने इसका समरी बना के आपको पढ़ा दिया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं फिर से नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही मैं आपका सिलेबस कवर करा दूँगा। थैंक यू दोस्तों।